In this video, you will learn about the balance of payment transactions. हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो रुपी इंडिया की करेंसी है जिसका ये सिंबल है। एक कंट्री बाकी सब कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल लिंकेजेस में होती है अगर वो एक ओपन इकोनॉमी है और वहाँ दो तरह के फ्लोज एग्जिस्ट करते हैं। पहला है ट्रेड फ्लो और सेकंड है फाइनेंशियल फ्लो। ट्रेड फ्लो बेसिकली जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और दूसरा फाइनेंशियल फ्लोज जिसमें कि बोरिंग्स या इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट जैसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। दो जो फ्लो हैं वो इंटर कंट्री पेमेंट्स और शिफ्ट ऑफ एसेट्स के एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और इससे डेवलप होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है बेसिकली। जैसे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस के लिए हम एक टेबल फॉर्म करते हैं और वैसे ही ये एक ट्रांजैक्शंस की बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें ट्रेड और फाइनेंशियल फ्लोज दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनका बाकी सभी कंट्रीज के रेजिडेंट्स के साथ में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ट्रेड या फिर फाइनेंशियल काइंड की, उन सभी की उस स्टेटमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ मनी फ्लोज। जो डायरेक्शन है मनी फ्लो की, मनी जो है किसी डोमेस्टिक कंट्री से बाहर जा रहा है या उस कंट्री में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दो तरह की अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। बेसिकली अगर एक ऐसी टेबल हम बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं टू कॉलम्स में, और एक हमारा हो जाता है क्रेडिट साइड और दूसरा हमारा हो जाता है डेबिट साइड। कोई भी इनफ्लो जो है मनी का अगर कंट्री के अंदर आ रहा है यानी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर कोई भी इनफ्लो ऑफ मनी अगर हो रहा है तो उसे क्रेडिट साइड में यानी यहाँ पे उसको हम इंक्लूड करते हैं, और आउटफ्लो ऑफ मनी को हम डेबिट साइड में यानी इस साइड में। तो इधर सारे के सारे इनफ्लोज और इधर सारे के सारे आउटफ्लोज को हम इंक्लूड करते हैं और इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की टेबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है उसमें दो डिफरेंट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक टेबल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो टेबल फॉर्मेशन में दो कॉलम हमने बना लिए, तो उसी तरीके से दो रोज भी हम बना सकते हैं। तो अगर इस कॉलम में हम यहाँ क्रेडिट साइड और यहाँ डेबिट साइड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन रोज में हम एक जो अकाउंट है वो हमारा बेसिकली करंट अकाउंट होता है और एक हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। और इन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ही हम बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल देते हैं। तो नाउ सी ये करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस ना तो कोई एसेट क्रिएट करती हैं और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ओर से। तो यहाँ करंट अकाउंट बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट करता है, वेदर देयर इज सरप्लस या डेफिसिट इन दिस अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सरप्लस है या डेफिसिट है वो करंट अकाउंट का बैलेंस शो करेगा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो यहाँ करंट अकाउंट को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ नाइदर क्रिएट एनी फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज का कोई एसेट यानी किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री में हमारा कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है यानी कि किसी को पे करने की कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज की टर्म्स में। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट देखिए इसमें यहाँ या तो हम एसेट क्रिएट करते हैं फॉरेन कंट्री में या फिर फॉरेन कंट्री का एसेट हमारी कंट्री में यानी डोमेस्टिक कंट्री में क्रिएट हो जाता है तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है जो कि फ्यूचर में रीपे करना पड़ता है। जैसे अगर बोरोइंग कर लेते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, डोमेस्टिक कंट्री ने बोरोइंग की है तो उससे एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, या डोमेस्टिक कंट्री ने किसी अदर कंट्री को एक लैंडिंग की है, कोई लोन प्रोवाइड किया है तो उससे एक एसेट क्रिएट हो जाता है। तो ये एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस हो सकता है, उसमें सरप्लस या डेफिसिट की सिचुएशन हो सकती है। कंपोनेंट क्या है करंट अकाउंट के, उनको एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने कहा था लेफ्ट साइड में क्रेडिट साइड और इधर डेबिट साइड, और ये उनका नेट यानी क्रेडिट माइनस डेबिट। बेसिकली क्रेडिट माइनस डेबिट को हम नेट कहेंगे। यहाँ ये क्योंकि करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है, मैंने यहाँ
एक स्लाइड में सिर्फ करंट अकाउंट शो किया है, सेकंड एक और स्लाइड आएगी इसके बाद, उसमें कैपिटल अकाउंट को मैंने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों लिया है? क्योंकि एक्सपोर्ट करने से गुड्स का जो फॉरेन करेंसी है वो कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में आती है। डोमेस्टिक कंट्री में क्यों आती है? क्योंकि गुड्स के लिए, गुड्स का जो एक्सपोर्ट किया है उसके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स को परचेज करता है वो पे करेगा, तो उससे एक इनफ्लो क्रिएट होगा, उससे एक इनफ्लो क्रिएट होगा, तो वो क्रेडिट साइड में इंक्लूड होगा। और अगर इंपोर्ट किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डोमेस्टिक कंट्री में, तो उससे एक आउटफ्लो क्रिएट होता है, उससे एक आउटफ्लो क्रिएट होगा, तो वो इंपोर्ट साइड में आएगा। और इन दोनों के डिफरेंस को हम बेसिकली नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कह देते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स एक्सीड करते हैं इंपोर्ट्स को, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। इफ अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से, इंपोर्ट से ज्यादा है, और ये इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, यानी BOT शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज बेसिकली द नेट वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। फिर उसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विसेज को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे एक्सपोर्ट्स को हम विजिबल कह सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को, इनको सर्विसेज को बेसिकली हम इनविजिबल्स में काउंट करते हैं, क्योंकि ये इंटेंजिबल होते हैं, टेंजिबल नहीं होते हैं। तो इनको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनके गैप को सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारा इनफ्लो क्रिएट करता है और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारा आउटफ्लो क्रिएट करता है। इनके डिफरेंस को नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हम कह देते हैं। इसके बाद इनकम रिसीप्ट्स होती हैं। इनकम हमारी जो है वो हो सकती है इन्वेस्टमेंट की वजह से, या फिर वो एम्प्लॉयज जो होते हैं किसी भी कंट्री के, अदर कंट्रीज में जो वर्क कर रहे होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है, एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है, और दूसरा फैक्टर इनकम हो सकती है। फैक्टर इनकम जब एम्प्लॉयज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री आर वर्किंग इन अदर कंट्री, तो उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। उनको इनकम जो रिसीव होती है वो फैक्टर इनकम है, और वो इनकम जब वो डोमेस्टिक कंट्री में लाते हैं तो इनकम रिसिप्ट कहलाती हैं। सिमिलरली अदर कंट्रीज के लोग अगर डोमेस्टिक कंट्री में वर्क कर रहे हैं तो उनको पेमेंट्स की जाती है, जिसको हम इनकम पेमेंट कहते हैं। इनके डिफरेंस को हम नेट पे, नेट इनकम रिसिप्ट्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसफर रिसिप्ट्स होती हैं। ट्रांसफर रिसिप्ट्स बेसिकली होती हैं दो तरह की, ये ऑफिशियल हो सकती हैं और ये प्राइवेट भी हो सकती हैं। प्राइवेट में जैसे गिफ्ट्स, कोई एक पर्सन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने फ्रेंड या रिलेटिव को कोई गिफ्ट प्रेजेंट कर दे, तो उसको हम ट्रांसफर रिसिप्ट कहते हैं, अगर वो डोमेस्टिक कंट्री में आ रहा है। और अगर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहा है तो उसको हम पेमेंट्स बोल देते हैं बेसिकली। और ऑफिशियल, ऑफिशियल में भी हो सकता है। ऑफिशियल में एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई गिफ्ट प्रोवाइड कर सकती है, कोई ग्रांट प्रोवाइड कर सकती है, उसको भी हम यहाँ उसको हम ऑफिशियल कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर इन दोनों के बाद में, ये प्राइवेट और ऑफिशियल ट्रांसफर रिसिप्ट्स के बाद में, आप देख सकते हैं इन सभी का टोटल बेसिकली ये करंट अकाउंट रिसिप्ट्स कहलाता है। इन सभी का टोटल बेसिकली करंट अकाउंट पेमेंट्स कहलाता है। और इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली अगर हम इसको ए कहें और इसको बी कहें, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, यानी इनका जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट बैलेंस कहलाएगा। अगर रिसीप्ट जो है वो ज्यादा है, इन केस रिसीप्ट जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ एक सरप्लस होगा। इन केस रिसीप्ट्स, यानी रिसीप्ट्स अगर एक्सीड करती हैं पेमेंट से, तो सरप्लस होगा करंट अकाउंट में। और अगर रिसिप्ट्स कम है पेमेंट से, तो यहाँ एक डेफिसिट होगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसी तरीके से पहले की तरह यहाँ भी दो कॉलम्स बनेंगे, क्रेडिट और डेबिट का, और ये नेट। और इस तरीके से यहाँ फिर से हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर फॉरेन कंट्री से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बेसिकली FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है तो वो एक इनफ्लो होगा। अगर फॉरेन कंट्री से एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है डोमेस्टिक कंट्री में तो वो इनफ्लो है। और अगर
डोमेस्टिक कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, मनी का उसमें आउटफ्लो हो रहा है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। इनफ्लोज अगेन क्रेडिट साइड में ग्रीन कलर से इसीलिए शो किया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। ग्रीन यानी जो विच इज वेलकम फॉर द डोमेस्टिक कंट्री, और रेड जो कि कंट्री से बाहर जा रहा है विच इज नॉट अ वेलकम साइन फॉर द डोमेस्टिक कंट्री। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्ट फिजिकल एसेट्स में होता है, ये बेसिकली शेयर्स जो होते हैं कंपनीज के उसमें होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब्रोड से अगर हो रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, अगेन इनफ्लो हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर कंट्री से बाहर हो रहा है डोमेस्टिक कंट्री से यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो रहा है तो वो एक आउटफ्लो है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। और इसी तरीके से इनके नेट, यहाँ नेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस फ्रॉम अब्रोड हो सकता है या कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल असिस्टेंस बेसिकली कंट्रीज के बीच में होता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस में बेसिकली एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन प्रोवाइड कर सकती है, तो अगर लोन किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने प्रोवाइड किया है डोमेस्टिक कंट्री को तो वो अगेन एक इनफ्लो है और क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर डोमेस्टिक कंट्री ने अगर किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री को प्रोवाइड किया है तो वो एक आउटफ्लो है और वो डेबिट साइड में इंक्लूड होगा। नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस हो सकता है, ऐसे कमर्शियल बोरोइंग्स हो सकती है, प्राइवेट बोरोइंग्स हो सकती हैं, और ये लैंडिंग हो सकती है, कमर्शियल लैंडिंग हो सकती है टू अब्रॉड, और नेट कमर्शियल बोरिंग इनका बेसिकली डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं ऊपर की 4 रोज, ये चारों रोज जो है इनमें भी पॉसिबल है कि क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल जो है उसमें मिसमैच हो। अगर उसमें मिसमैच है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए फॉरेन रिजर्व जो है किसी भी कंट्री में होते हैं, स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या स्टॉक ऑफ या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको हम बोल देते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्या होता है, बेसिकली डिक्रीज करने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिलीज हो जाती है जो कि इकोनॉमी के लिए अवेलेबल होती है, डोमेस्टिक कंट्री के लिए अवेलेबल होती है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड में रखते हैं। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखिए डिक्रीज अगर हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो डिक्रीज होने की कैटेगरी की कंडीशन में यहाँ देखिए सॉरी इंक्रीज होने की कंडीशन में देखिए, अगर फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एडिशन हो रहा है, मार्केट से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें क्या है मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगी, तो वो डेबिट साइड में यहाँ इंक्लूड हम उसको कर रहे हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो हमारा स्टॉक है उसके बेसिकली उसको यूज करके क्रेडिट और डेबिट साइड की जो वेरिएशन है, इनके जो डिफरेंसेस हैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन ये जो पूरा हमारा डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, इनके टोटल को हमने लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे यहाँ शो किया है, यहाँ देख सकते हैं दिस इज कैपिटल अकाउंट रिसीप्ट्स, और ये इधर कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स, और कैपिटल अकाउंट रिसीप्ट और पेमेंट के डिफरेंस को ही हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोलते हैं। तो ये बैलेंस कैसे आया आपने देख लिया, पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि ये करंट अकाउंट था और करंट अकाउंट में एक बैलेंस मिला था, ऐसे ही यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट में यहाँ बैलेंस मिला है। अगर रिसीप्ट ज्यादा है पेमेंट कम है तो यहाँ एक सरप्लस होगा, और अगर रिसीप्ट कम है और पेमेंट ज्यादा है तो यहाँ एक डेफिसिट होगा। तो सरप्लस और डेफिसिट की सिचुएशन यहाँ भी पॉसिबल है, राइट। लास्ट बात, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली फिर कैसे आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम अचीव होता है जब सम ऑफ यानी करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और वो जीरो है, यानी करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें एंड दिस कम्स आउट टू बी जीरो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश रहता है। अगर सरप्लस है करंट अकाउंट में तो उतनी ही वैल्यू का डेफिसिट होना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, तो अगर यहाँ करंट अकाउंट में अगर सरप्लस है तो यहाँ डेफिसिट होना चाहिए उतनी ही वैल्यू का, और अगर यहाँ सरप्लस है तो उतनी वैल्यू का यहाँ डेफिसिट हो, तो ही ये वैल्यू लास्ट में जीरो हो सकती है। इस वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की वीडियो में इतना ही। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी।